चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे, यानी कि जनन ना। जनन टॉपिक पढ़ाया गया था ना, रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे थे। क्या प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन की प्रक्रियाएं, यानी लैंगिक जनन की प्रक्रिया, लैंगिक जनन की प्रक्रिया। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में आप लोग को बताया गया था। लैंगिक जनन का क्या क्या प्रोसेस है, अब आइए उसी के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल्स में यहाँ पे पढ़ा जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर यानी कि लैंगिक जनन के अंदर दो विपरीत जनक शामिल होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने जनक शामिल होते हैं, तो दो विपरीत जनक शामिल होते हैं, एक मेल और दूसरा फीमेल, यानी नर और मादा दो विपरीत जनक शामिल होंगे। ठीक है, अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिट यानी युग्मक का निर्माण होता है, गैमिट बन रहा था। हम आप लोग को बताए थे पिछले क्लास में कि बाबू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो विपरीत जनक शामिल होते हैं, एक मेल और दूसरा फीमेल, यानी नर तथा मादा। नर तथा मादा, मेल का मतलब हो गया नर और फीमेल का मतलब क्या हो गया, मादा। अच्छा, आपको बताया गया था कि मेल के द्वारा बाबू मेल गैमिट का निर्माण होता है। मेल के द्वारा किसका निर्माण होता है, मेल गैमिट का, यानी नर के द्वारा नर युग्मक का निर्माण होता है, और मादा के द्वारा, फीमेल के द्वारा फीमेल गैमिट का, यानी मादा युग्मक का निर्माण होता है। फीमेल गैमिट मतलब मादा युग्मक का निर्माण होता है। अच्छा, ये देखिए, नर युग्मक और मादा युग्मक जब दोनों आपस में अब जुड़ते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म, स्पर्म बोले तो शुक्राणु, और मादा युग्मक को क्या कहते हैं, ओभम, ओभम बोले तो अंडाणु। ये आप लोग को बताए थे, क्या पिछले क्लास में ये सब बताए थे ना। यानी नर युग्मक को हम लोग कहते हैं शुक्राणु स्पर्म, और मादा युग्मक को हम लोग बोलते हैं ओभम यानी कि अंडाणु। अच्छा, ये देखिए, शुक्राणु तथा अंडाणु यानी कि अब ये स्पर्म और ओभम जब दोनों आपस में एक साथ, जब दोनों आपस में एक साथ जुड़ते हैं, यानी फ्यूजन होता है इनमें। फ्यूजन का मतलब होता है बाबू जुड़ना, और फीजन का मतलब होता है टूटना। FISSION फीजन अगर रहेगा तो टूटना, FUSION फ्यूजन रहेगा तो जुटना, यानी जुड़ना। अब देखिए यहाँ क्या होगा कि हम क्या बताएं आपको, यानी लैंगिक जनन की प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जीवों में, लैंगिक जनन कैसे होता है। तो सबसे पहले बाबू मेल और फीमेल दो विपरीत जनक शामिल होते हैं। मेल के द्वारा मेल गैमिट का निर्माण होता है, और फीमेल के द्वारा फीमेल गैमिट का निर्माण होता है। मेल गैमिट को स्पर्म यानी शुक्राणु कहते हैं, और फीमेल गैमिट को यानी मादा युग्मक यानी कि अंडाणु कहते हैं। अब ये शुक्राणु तथा अंडाणु जब दोनों आपस में जुड़ते हैं तब बाबू जुड़ कर ये क्या बना लेते हैं, ये बनाते हैं जाइगोट, और जाइगोट का मतलब होता है युग्मनज। ठीक है, इसको क्या कहिएगा, युग्मनज इसको कहा जाएगा। अब कोई अगर आपसे पूछता है कि युग्मनज का निर्माण कैसे होगा, जाइगोट कैसे बनेगा, तो आप क्या बोलिएगा, शुक्राणु और अंडाणु यानी स्पर्म तथा ओभम के आपस में जुड़ने से जाइगोट यानी कि युग्मनज का निर्माण होता है। बोल सकते हैं ऐसे, शुक्राणु और अंडाणु के आपस में जुड़ने से जाइगोट का यानी कि युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए, अब ये जाइगोट में क्या होगा, अब ये जाइगोट डिवाइड होता है, ये डिवाइड होता है। डिवाइड बोलने का मतलब हुआ विभाजित, यानी युग्मनज जो है ये विभाजित होगा, और विभाजित होकर क्या चीज का निर्माण करता है, इम्ब्रियो का, यानी कि ये भ्रूण का निर्माण करेगा। और फिर भ्रूण जो है ये डेवलप होकर, डेवलप यानी कि ये विकसित होकर क्या चीज का निर्माण करेगा, तो ये विकसित होकर ऑफस्प्रिंग का निर्माण करेगा, यानी कि संतान का निर्माण करता है। ठीक है, ऑफस्प्रिंग का निर्माण करेगा।
इससे किसका निर्माण होगा? संतान का निर्माण होगा। ठीक है, क्या बोला गया? देखिए हम क्या बोले हैं आपको कि लैंगिक जनन का प्रोसेस क्या है कि सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो विपरीत जनक शामिल होते हैं, एक मेल और दूसरा फीमेल। मेल के द्वारा मेल गैमेट यानी कि शुक्राणु का निर्माण होता है और फीमेल के द्वारा फीमेल गैमेट यानी कि अंडाणु का निर्माण होता है, ओवम का निर्माण होता है। अब ये शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में जुड़ता है तो किसका निर्माण होता है? जाइगोट का यानी कि युग्मनज का निर्माण होता है। और युग्मनज फिर विभाजित होती है, टूटती है और टूट कर ये भ्रूण बनती है यानी कि इम्ब्रियो बनती है और इम्ब्रियो विकसित होकर तब संतान का निर्माण होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये पूरा प्रोसेस हो गया, यानी कि लैंगिक जनन ऐसे ही होगा जीवों में। ठीक है, अच्छा अब आइए, अब कुछ इसमें जो जरूरी चीजें हम लोग को पढ़ना है। पहले बताइए कि मेल में, मनुष्य में जितना भी मनुष्य है ना, मनुष्य में चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, क्रोमोजोम का नंबर बाबू याद रखना है आप लोगों को, कितना होता है? 46 गो क्रोमोजोम होता है। क्रोमोजोम को हिंदी में कहते हैं बाबू गुणसूत्र। क्रोमोजोम को हिंदी में क्या कहा जाएगा? गुणसूत्र। तो अगर कोई पूछेगा कि मेल में यानी कि नर में गुणसूत्र का संख्या कितना होता है, तो क्या बोलिएगा? सर नर में गुणसूत्र का संख्या 46 को होता है और मादा में यानी कि फीमेल में क्रोमोजोम का नंबर कितना होता है? तो क्रोमोजोम का नंबर फीमेल में भी 46 को होगा। बात समझ में आया? मादा में यानी फीमेल में गुणसूत्र का संख्या कितना होगा? तो 46 गो गुणसूत्र होगा। आया समझ में? अरे आया? मेल हो या फिर फीमेल हो, मनुष्य में 46 क्रोमोजोम होता है, तो मेल पूछेगा या फिर फीमेल पूछेगा, आपको याद रखना है कि क्रोमोजोम का नंबर कितना होगा? 46 होगा, यानी कि 46 होगा। अच्छा ये देखिए, 46 क्रोमोजोम अगर मेल में होगा तो मेल के गैमिट में यानी कि नर के युग्मक में कितने क्रोमोजोम होंगे? तो याद रखिएगा इसमें 23 गो क्रोमोजोम होता है। ठीक है, CHR डॉट दे देंगे तो समझ जाइएगा क्रोमोजोम है यानी गुणसूत्र है। ठीक है, इसी का हाफ आधा नाम लिखे हुए हैं क्रोमोजोम, तो याद रखेंगे इससे, ये गुणसूत्र। यानी अगर कोई आपसे पूछता है कि मादा में क्रोमोजोम का संख्या कितना होगा, फीमेल के युग्मक में, मेल के गैमिट में चाहे फीमेल के गैमिट में अगर पूछा गया, यानी नर में तो 46 गो क्रोमोजोम होता है, चाहे मादा में 46 गो क्रोमोजोम, लेकिन नर के द्वारा जो युग्मक बनेगा यानी मेल के द्वारा जो मेल गैमिट बनेगा उसमें क्रोमोजोम का नंबर कितना होगा? तो याद रखेंगे 23 को क्रोमोजोम होगा, मेल गैमिट चाहे फीमेल गैमिट। अगर कोई पूछ दिया स्पर्म में क्रोमोजोम का नंबर बताइए, तो क्या बोलिएगा? 23। ओवम में, अंडाणु में क्रोमोजोम का नंबर बताइए, तो 23। ये अभी हम लोग मनुष्य पे एक एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं मनुष्य का कि किस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अच्छा स्पर्म ओवम में तो अब समझ में आ गया कि 23 को क्रोमोजोम होगा। इस साइड में क्रोमोजोम का संख्या कितना होगा? 23 को क्रोमोजोम हो जाएगा। यानी अंडाणु में भी 23 और शुक्राणु में भी 23, 23 और 23 जुड़कर जाइगोट में कितना क्रोमोजोम हो जाएगा? बोलिए, 23 क्रोमोजोम जुड़ के कितना बनेगा जाइगोट में? सर 46 को क्रोमोजोम हो जाएगा, यानी युग्मनज में 46 क्रोमोजोम। अब ये देखिए 46 को क्रोमोजोम जब युग्मनज में हो गया तो अब ये युग्मनज विभाजित होगा, विभाजित होकर भ्रूण में भी 46 को क्रोमोजोम रहेगा। कहे यहाँ कम अगर हो जाएगा तो हम लोगों में क्रोमोजोम घट जाएगा, फिर संतान जो होगा ना उसमें घट जाएगा। और क्रोमोजोम का नंबर अगर घटा चाहे बढ़ा, इसका मतलब हो गया कि वो इंसान नॉर्मल इंसान नहीं रहेगा, अब वो ताली बजाने वाला इंसान हो जाएगा, मतलब किन्नर बन जाएगा, जो ट्रेनों में घूमते हैं। बात समझ में आया? तो यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्रोमोजोम को घटाना बढ़ाना नहीं है। मनुष्य में एग्जैक्ट क्रोमोजोम की संख्या 46 होता है, ये फिक्स याद रखना है सबको। ठीक है, अच्छा आप सुनिए, तो भ्रूण में भी 46 हो गया, तब ना 46 को क्रोमोजोम विकसित होकर यहाँ भी 46 हो जाएगा। तो संतान में यानी हम लोग जो भी संतान उत्पन्न हुए हैं उन सभी में, मनुष्य के द्वारा जो भी संतान उत्पन्न होते हैं उसमें क्रोमोजोम का नंबर कितना होता है? 46 को क्रोमोजोम होता है। बात समझ में आया? तो ये पूरा प्रोसेस है कि लैंगिक जनन कैसे होता है, संतान की उत्पत्ति कैसे होती है। अब उसको जरा ध्यान से एक बार समझिए। अब सुनिएगा, सर ऐसा क्या हुआ कि मेल में क्रोमोजोम 46 था, अब मेल गैमेट जब बना है तो क्रोमोजोम उसमें आधा हो गया, 23 हो गया। अच्छा सर ये फीमेल में भी 46 था, फीमेल गैमेट जब बना है तो उसमें क्रोमोजोम कितना हो गया? 23 हो गया। ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों होता है? सर यहाँ आप बोले हैं कि ये जाइगोट डिवाइड होता है यानी विभाजित होता है, मतलब टूटता है। तो 46 क्रोमोजोम अगर टूटेगा तो 46 को का 46 को कैसे रह जाएगा? आधा भी तो हो सकता है। ये सब आपके मन में कुछ क्वेश्चन आया हुआ होगा। ठीक है, तो पहले एक काम करेंगे, कल जो लोग उतारे होंगे इसको, उसमें बस कुछ सुधार करना है, उसको सुधार कर लीजिए जल्दी से। नहीं उतारे हो तो लिख लीजिए।
अब इसका कारण हम लोग जाना जाएगा कि आखिर क्या कारण है कि मनुष्य में क्रोमोसोम का संख्या अगर 46 होता है और जब स्पर्म का निर्माण होता है चाहे ओवम का निर्माण होता है तो उसमें क्रोमोसोम का संख्या आधा हो जाता है यानी कि 23 हो जाता है। इसका कारण अब समझा जाए। हो गया। अब आगे बढ़ें। चलिए अब एक स्टार पॉइंट देंगे, लिखेंगे मियोसिस एंड माइटोसिस डिवीजन। पहले हम लोग मियोसिस और माइटोसिस डिवीजन को एक बार समझते हैं। मियोसिस और माइटोसिस बोलने का मतलब होता है बाबू अर्धसूत्री अर्धसूत्री तथा समसूत्री विभाजन। ठीक है, अर्धसूत्री तथा समसूत्री विभाजन। अच्छा, ये अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन क्या है तो पहले इसको जरा ध्यान से समझिए। ए नंबर में जैसे हम लोग पहले मियोसिस को देखते हैं, वो मियोसिस का ही दूसरा नाम है मियोटिक। मियोसिस का दूसरा नाम क्या है? मियोटिक। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं अर्धसूत्री। अच्छा, एक तरह का यह डिवीजन है, विभाजन है, अर्धसूत्री डिवीजन यानी मियोसिस या मियोटिक डिवीजन यानी अर्धसूत्री विभाजन। देखिए ये अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है और इस पॉइंट को समझना है। आगे हम लोग सेल के चैप्टर के बारे में, सेल चैप्टर में जब पढ़ेंगे तो वहां डिटेल्स में पढ़ा जाएगा। तत्काल ये बस पहले आप लोग इसको समझिएगा। मान लीजिए बाबू मियोसिस या मियोटिक यानी अर्धसूत्री विभाजन की अगर बात हो रहा है, किसी में कोई जीव है जिसमें क्रोमोसोम का संख्या अगर यानी या कोई सेल है, कोशिका है, उसमें क्रोमोसोम का संख्या यानी कि गुणसूत्र की संख्या अगर 46 है, कोई कोशिका है जिसमें क्रोमोसोम का संख्या यानी कि गुणसूत्र की संख्या अगर 46 है यानी कि 46 है और उसमें अगर आप मियोसिस करा देते हैं, अर्धसूत्री विभाजन करा देते हैं, तो नाम से ही लग रहा है बाबू अर्धसूत्री। क्या बोलेंगे इसको? अर्धसूत्री। तो जैसे ही आपने अर्धसूत्री बोला इसका मतलब ये हुआ कि अब क्रोमोसोम यहाँ आधा हो जाएगा, अर्ध यानी आधा क्रोमोसोम हो जाएगा, तो ये 23 क्रोमोसोम हो गया। बात समझ में आया? तो याद रखना है बाबू अब इसके बाद से कि अर्धसूत्री विभाजन जहां भी होगा क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। बात समझ में आया? अच्छा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ये कोई सपोज ये कोई कोशिका है जिसमें क्रोमोसोम का संख्या 46 है, गुणसूत्र 46 है, और आपको पता है किसी भी कोशिका में अगर डिवीजन होता है यानी विभाजन होता है, तब विभाजन होने के बाद ये कोशिका, एक कोशिका हमेशा कितने कोशिकाओं में टूटती है? 2 कोशिकाओं में टूटती है। ये बात को याद रखिएगा बाबू। जब भी डिवीजन होगा, विभाजन होगा, तो कोशिका जो है, एक कोशिका कितने कोशिकाओं में टूटेगा? 2 कोशिका में। एक कोशिका 2 में, 2 से 4 में, 4 से 8 में, 8 से 16, 32, 64, 128, 256, इस तरह कोशिकाएं टूटते चली जाती है। ठीक है, तो हमारे शरीर में निरंतर कोशिकाओं का टूटना जारी रहता है। ठीक है, कोशिका हमेशा टूटते रहता है। तो देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे एक कोशिका है,
ये कोशिका में विभाजन हुआ तो एक कोशिका दो कोशिकाओं में टूट जाएगा। अब पूछा जाए आपसे कि कौन सा विभाजन हुआ है तो क्या बोलिएगा आप? सर मियोसिस हुआ है, यानी अर्धसूत्री विभाजन हुआ है। और अगर अर्धसूत्री विभाजन हुआ है तो ये बात तो आपको पता है कि सर अगर 46 को क्रोमोजोम है तो ये चाहे कितना कोशिका अगर टूटा हुआ है तो ये अभी 46 में का क्या हो जाएगा, ये 23 को क्रोमोजोम में बंट जाएगा, 23 में बंट जाएगा। बात समझ में आया? यानी जहां भी मियोसिस होगा याद रखना है, अर्धसूत्री विभाजन होगा उसमें क्रोमोजोम क्या हो जाता है, आधा हो जाएगा। अच्छा भाई इसका एक बार दूसरा वाला पॉइंट को हम लोग पहले समझते हैं। सेकेंड नंबर पॉइंट वैसे ही है माइटोसिस। माइटोसिस या इसी को हम लोग बोलते हैं माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, माइटोसिस या माइटोटिक डिवीजन। अच्छा, माइटोसिस या माइटोटिक डिवीजन का मतलब होता है समसूत्री विभाजन। क्या बोलेंगे? समसूत्री, समसूत्री विभाजन। अच्छा, ये समसूत्री विभाजन क्या होता है? तो समसूत्री विभाजन का मतलब होता है, नाम से ही लग रहा है समसूत्री, सम यानी कि समान रहेगा, कोई भी बदलाव नहीं होगा। अब देखिए कैसे नहीं होगा, मान लीजिए सेम वैसे ही लिया जाए, अगर किसी कोशिका में क्रोमोजोम की संख्या अगर यानी किसी कोशिका में गुणसूत्र की संख्या अगर कितना हो, 46 हो, और उसमें अगर आप क्या करा दीजिएगा, माइटोसिस करा दीजिएगा, यानी माइटोसिस डिवीजन करा दीजिए, यानी कि समसूत्री विभाजन करा दीजिए, तो अब बताइए जैसे समसूत्री विभाजन होगा अब क्रोमोजोम का संख्या आधा होगा कि उतना ही रह जाएगा? तो नाम से ही लग रहा है बाबू, देखिए उसमें अर्धसूत्री था, अर्धसूत्री मतलब आधा, यहाँ समसूत्री है मतलब क्रोमोजोम में कोई भी बदलाव नहीं होता है। तो जहां 46 क्रोमोजोम है और अगर उसमें समसूत्री विभाजन करा दीजिएगा तब तो ये क्रोमोजोम 46 का 46 ही रह जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि गुणसूत्र की संख्या में कोई भी बदलाव नहीं होगा। ये बात क्लियर है? देखिए बात कंफर्म कर लीजिए कि जब भी अर्धसूत्री विभाजन होगा क्रोमोजोम का संख्या उसमें आधा हो जाता है, और जहां समसूत्री विभाजन होगा वहां क्रोमोजोम की संख्या में कोई भी बदलाव नहीं होता है। अब जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक कोशिका लेते हैं, एक सेल लिए। अब सेल में हम तो अभी आपको बताए हैं कि भाई कोई भी कोशिका में जब हम विभाजन करते हैं तो एक कोशिका हमेशा कितने कोशिकाओं में टूटती है, दो कोशिकाओं में टूटती है। जैसे मान लीजिए कि हमें यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन करा दिए, यानी समसूत्री माइटोसिस डिवीजन करा दिए, समसूत्री विभाजन करा दिए, इसमें क्रोमोजोम 46 है। तो जैसे ही समसूत्री विभाजन कराएंगे अब क्रोमोजोम 46 का 46 ही रह जाएगा। बॉडी दो पार्ट में टूट तो जाएगा लेकिन क्रोमोजोम 46 से 46 दोनों में रह जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि आप अमीबा को देखे होइएगा, अब वो अमीबा जो होता है ना, अगर मान लीजिए अमीबा में 10 गो क्रोमोजोम है इसके दो संतान भी होते हैं तो दोनों में 10-10 से रह जाएगा। अगर इसके हजारों संतान क्यों नहीं हो जाए, ये बहुखंडन विधि के द्वारा अपना जनन क्यों नहीं कर ले, इसमें जितना भी संतान बनेगा सब में क्रोमोजोम 10-10 से रहेगा। बस समझ में? क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन सा विभाजन हुआ है, अब कोई आपसे पूछेगा बताइए यहाँ कौन सा विभाजन हुआ है कि क्रोमोजोम में बदलाव नहीं हुआ, तो आप क्या बोलिएगा, समसूत्री विभाजन, कि सर यहाँ पे माइटोसिस हुआ है। अब आइए अब ऊपर का क्वेश्चन आप ही लोग को बनाना है। क्वेश्चन क्या है कि सर ऐसा कौन सा डिवीजन हुआ है कि मेल में क्रोमोजोम का संख्या 46 था और जब गैमिट बना है तो क्रोमोजोम आधा हो गया यानी 23 हो गया क्रोमोजोम का संख्या। क्या है, कौन सा विभाजन हुआ? अर्धसूत्री विभाजन। यानी अब इसके बाद से कोई आपसे पूछेगा बताइए मनुष्य के मेल में चाहे फीमेल में जो क्रोमोजोम यानी जो युग्मक बनते हैं, गैमिट जो बनते हैं, स्पर्म चाहे ओवम जो बनता है, ये कौन सा विभाजन के द्वारा टूटता है? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। इसीलिए 46 क्रोमोजोम से कितना हो गया, 23 हो गया। बात समझ में आया? अब कोई आपसे पूछेगा कि बताइए मनुष्य में क्रोमोजोम की संख्या 46 होता है लेकिन जब उसका गैमिट बनता है, युग्मक बनता है, तो उसमें क्रोमोजोम आधा क्यों होता है, तो क्या बोलिएगा? क्योंकि सर उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। बस समझ में आया? यानी कि आप यहाँ आप लोग सुधार लीजिएगा, मतलब लिख लीजिएगा मियोसिस डिवीजन। हिंदी भी लिखना होगा क्या मियोसिस डिवीजन का? मियोसिस डिवीजन मतलब आवाज नहीं आ रहा है जी, मुंह सूख गया है बेचारा सबका पढ़ते पढ़ते, ओहो आवाज नहीं निकल रहा है। अर्धसूत्री विभाजन
इसको जोड़ लीजिए तो वहां पे लिख लीजिए अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। यानी कि नर के द्वारा जब नर युग्मक चाहे मादा के द्वारा जब मादा युग्मक बनेगा तो उसमें कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन, यानी मियोसिस डिवीजन, दोनों तरफ में मियोसिस होगा। अच्छा ये नीचे वाला में बताइए, नीचे वाला में बताइए तो बाबू, जाइगोट आप बोले हैं विभाजित होकर इम्ब्रियो बनेगा, भ्रूण बनेगा। आज जाइगोट में भी 46 क्रोमोजोम है, भ्रूण में भी 46 क्रोमोजोम है, तो बताइए यहाँ कौन सा विभाजन के द्वारा जाइगोट से इम्ब्रियो बना है, बोलिए। समसूत्री विभाजन, समझ में आया। अरे यहाँ समसूत्री विभाजन हुआ है तब ना जाइगोट, भ्रूण में तो टूट गया लेकिन क्रोमोजोम नहीं बदला है, तो यानी कि यहाँ पे माइटोसिस हुआ है। माइटोसिस मतलब समसूत्री विभाजन, यानी समसूत्री हुआ। आया समझ में, ये आया। चलिए ऊपर वाला को लिखिए। माने स्पर्म की कमी होगी तो क्या होगा, अरे भाई स्पर्म की कमी हो जाएगी तो संतान जाइगोटवा नहीं बनेगा। नहीं समझे बात को। कभी कभी ऐसा होता है बाबू, शादी के बाद बच्चे नहीं होता है, स्पर्म की कमी हो गई होती है, तो डॉक्टर साहब दवा चलाते हैं, मैडम जी का भी और सर का भी, ठीक है। तो उस कंडीशन में मतलब मेल या फीमेल दोनों का दवा चलता है। ये क्यों, फीमेल में इसलिए चलता है ताकि समय पे मेंस्ट्रुअल साइकिल आए, ऋतुस्राव चक्र आए और अंडाणु का निर्माण हर महीने के 10-14वें दिन में होते रहे, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन अंडाणु बने। अच्छा इनमें शुक्राणु ज्यादा से ज्यादा बने, ताकि शुक्राणु और अंडाणु दोनों आपस में मिलेगा तब ना जाइगोट बनेगा, तो युग्मनज नहीं बनेगा अगर स्पर्म की संख्या कम हो जाए तो। स्पर्म की संख्या कम होने से मतलब नहीं है, अगर शुक्राणु का संख्या एको को है, पहुंचना चाहिए वहां, समझ रहे हैं, अंडाणु के पास में नहीं पहुंचेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, नहीं होगा तो जाइगोट नहीं बनेगा, जाइगोट नहीं बनेगा तो इम्ब्रियो नहीं बनेगा, इम्ब्रियो नहीं बनेगा तो नया संतान नहीं बनेगा। बस ये पूरा प्रोसेस यही है, ठीक है। चलिए इसको जरा आप लोग एक बार लिखिए पहले कि माइटोसिस डिवीजन हुआ है। अब कोई पूछेगा मेल के द्वारा जो मेल गैमिट का निर्माण होता है कौन सा विभाजन के द्वारा, अर्धसूत्री। कोई पूछेगा अगर स्पर्म के बारे में, स्पर्म का निर्माण कौन सा विभाजन से होता है तो क्या बोलिएगा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। इसको अब जरा एक बार पहले नोट करिए आप लोग। हो गया, यहाँ भी उतार दो। इधर भी इसको कर लीजिए। हाँ मतलब फीमेल के द्वारा भी होता है ऐसे ही। हो गया, लिख लिए। आगे बढ़ाएं। चलिए अभी इसको आप लोग एक बार नोट करें। ऐसे इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ा जाएगा आगे भी, लेकिन पहले आपको नोट करना है। इसको कर लिए, मियोसिस माइटोसिस हो गया। ऊपर बढ़ा दें। दूसरा नंबर लिख रहे हैं बी, माइटोसिस या माइटोटिक डिवीजन।
ठीक है। हो गया। चलिए अब 1 मिनट एक चीज समझना है बाबू इसमें आप लोग को। जहां जहां भी अभी आप लोग को क्रोमोजोम का संख्या ऊपर में हाफ दिखा है, उन सभी को ये जो टेबल आप बनाए हुए थे, जहाँ क्रोमोजोम पूरा है उसको आप बोलिएगा 2n। जहाँ क्रोमोजोम 46 को सेट में है मनुष्य में, उसको 2n बोलेंगे। ये हो गया 2n। और जहां भी क्रोमोजोम का संख्या आधा है, ये हो जाएगा n। ये सब हो जाएगा n। जहां क्रोमोजोम का संख्या आधा है वहां n बना लीजिए, और जहां क्रोमोजोम का संख्या पूरा है उसको 2n बना दीजिए। जरा एक बार हम समझा रहे हैं कि आखिर n और 2n क्या है। ठीक है। ठीक है। नीचे में भी जहां 46 देखिएगा वहां 2n, और जहां 23 देखिएगा वहां क्रोमोजोम n हो जाएगा। क्रोमोजोम गुणसूत्रता वहां n हो जाएगा। ये भी 2n होगा, ये भी 2n होगा, और संतान तो 2n होता ही है। इस तरह बना दीजिए, हो जाएगा। जहां 23 क्रोमोजोम है वहां n कर लीजिए, और जहां 46 क्रोमोजोम है 46 क्रोमोजोम वहां 2n कर लेंगे। और तब उसके बाद इसको हम लोग एक बार समझा जाए। ठीक है। अब इसको हम लोग समझते हैं। हटा दें इसको। अब पहले इसको समझिए बाबू। अब एक चीज समझना है आप लोगों को, ये n बराबर छोटा वाला n जहां रहेगा उसका मतलब होता है हैप्लोवाइड। और हैप्लोवाइड को हम लोग बोलते हैं क्या? एक गुणित। बात समझ में आया? एक गुणित। और जहां 2n रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं डिप्लोवाइड। और डिप्लोवाइड मतलब द्विगुणित। आया समझ में? डिप्लोवाइड मतलब द्विगुणित। बस इसको जरा एक बार आप लोग नोट कर देंगे। पहले समझिए बाबू, एन जहां रहेगा मतलब एन मतलब एन को क्या पढ़ना है आज से? हैप्लोवाइड यानी एक गुणित। 2n को क्या पढ़िएगा? डिप्लोवाइड यानी द्विगुणित। तब याद रखिएगा एन मतलब हैप्लोवाइड यानी एक गुणित होता है। अच्छा, अब दुनिया में जितना भी गैमीट है, जितना भी युग्मक है, जितना भी बाबू दुनिया में जितना भी युग्मक है, ये सब के सब क्या होगा? एन होगा। अच्छा, दुनिया में जितना भी जाइगोट है, दुनिया का जितना भी जाइगोट है, युग्मनज है, वो सब के सब क्या हो जाएगा जी? वो 2n हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना ये सब? आइयो, हमेशा के लिए है, कभी नहीं बदलेगा। सूरज को पश्चिम में डूबते हुए देखे हैं, उगते हुए देखे हैं? पश्चिम में नहीं देखे हैं? उसी तरह ये भी कभी नहीं बदलने वाला है। यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। ठीक है, ऑलवेज, हमेशा। हमेशा ऐसे ही आपको याद रखना है बाबू। हेलो, एक मिनट सुनिए। जैसा हमने आपको क्या समझाया कि युग्मक हमेशा n होता है। अब अगर हम आपसे पूछेंगे मेल गैमीट क्या है, n है कि 2n, यानी एक गुणित है कि द्विगुणित? तो सर मेल गैमीट यानी गैमीट नाम आया ना, इसका मतलब एक गुणित होगा, n होगा। फीमेल गैमीट क्या है? एक गुणित होगा, n होगा। अच्छा, अगर हम आपसे पूछें एस्पर्म क्या है, तो सर एस्पर्म युग्मक को ना कहते हैं, गैमीट को ही ना कहते हैं, तो भी n हो जाएगा।
ओभम क्या है, अंडाणु क्या है, तो सर वो भी एन हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे पोलन ग्रेन पराग कण क्या है, तो सर वो भी तो पौधा का मेल गैमीट है, पुष्प का नर युग्मक है, तो युग्मक तो भी है, तो भी एन हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे अंडाणु क्या है, ओभम एग सेल सॉरी अंड कोशिका क्या है, फीमेल का मादा युग्मक है, तो युग्मक सब क्या होता है, एन होता है, यानी ये गुणित होता है। और युग्मनज जाइगोट क्या होता है, तो युग्मनज हमेशा 2n होगा। किसी का भी जाइगोट के बारे में पूछ ले, जाइगोट हमेशा 2n होता है। काहे जाइगोट हमेशा 2n होता है, क्योंकि सर जाइगोटवा हमेशा दूगो एन एन के जोड़ने से ना बनता है जी। नहीं देखे हैं ऊपर, हेलो देखिए यहाँ, ये आप लोग को बताए हैं यहाँ जाइगोट कैसे बन रहा है। सर शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से, या शुक्राणु भी एन होता है अंडाणु भी एन होता है, तो एन और एन जुड़ के क्या बनेगा, 2n नहीं बन जाएगा। तो दुनिया का कोई भी जाइगोट हमेशा 2n होगा। दुनिया का कोई भी युग्मक हमेशा क्या होगा, एक गुणित होगा, यानी कि n होगा। ये बातें याद रखना है। चलिए n का मतलब हैप्लोइड यानी एक गुणित, 2n का मतलब डिप्लोइड यानी द्विगुणित। इसको पहले आप लोग उतार लेंगे। जिनको जिनको भी बवासीर का बीमारी हुआ है, जल्दी जल्दी उसका इलाज करवा लें। क्लास छोड़िएगा, समझ में नहीं आएगा। बहुत बच्चा है क्लास छूटा है, आपका दोस्त जी। समझ रहे हैं? अभी तो ठीक है, अभी इधर उधर घूम रहा है, सब घूमने दीजिए। जिस दिन बवासीर, जब सारा लोग कह देगा बाबू तुम्हारा बवासीर कहीं ठीक नहीं होगा, उस दिन जी के मिश्रा का पास आएगा, सर अब ठीक कर दीजिए नहीं तो एग्जाम में फेल हो जाएंगे। और उस समय में आएगा जब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम अभी आप लोग का ट्रीटमेंट जीरो से करते चल रहे हैं ना। ये सब चीजें का आप लोग 10th में पढ़े हैं नहीं, तो जीरो से अभी आप लोग का ट्रीटमेंट हो रहा है। तो जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा कर करके आप लोग का ट्रीटमेंट होते चलेगा, आप खुद बारूद बन जाइएगा। कोई आपके समीप नहीं आएगा, आप उड़ा दीजिएगा, बम बन जाइएगा। ठीक है, लेकिन अभी वो जो है छुरछुरी बनेगा सब, कितना पढ़ लेगा सब छुरछुरी बनेगा। यही हाल होगा बच्चा से, वो नीट का क्वेश्चन नहीं हिलने वाला होगा, ऐसा हाल हो जाएगा। अब बच्चा सपना देखेगा डॉक्टर बनेंगे, अब मास्टर पकड़ेगा एकदम चिरकुट मास्टर, तो क्या होगा। अरे कहीं भी कोई भी सब्जेक्ट में अच्छे टीचर का चयन करें, अच्छे टीचर के पास पढ़ें। चलिए हो गया, तो आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। बाकी जो लोग अभी अब्सेंट हैं अपने एडमिशन को लेके, या फिर कुछ बच्चे एग्ज़ाम को लेके जो घर गए हुए हैं, तो जितना जल्दी हो आ जाइए। और वीडियो को आप लोग घर बैठे भी देखते रहिए, ताकि क्लास आपका बैकअप अच्छा से होते रहे। ठीक है, सिलेबस शुरू होने वाला है, कुछ बैच में शुरू भी हो गया है। जैसे 11th का बैच अलग अलग अभी टाइम पे चल रहा है, सुबह 6 से 7 में, एक 10 से 11 में, शाम को 3 से 4 में, आइए शाम को 6 से 7 में। तो जितना जल्दी हो बैच को ज्वाइन करिए। ओके, थैंक यू।